प्रिय छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण को चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं। तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं, एक भाग यानी एक टुकड़ा, एक भाग होते हैं जिसके मतलब उस टुकड़े के जिसके एक सतह पर कलई यानी पेंट की होती है तथा दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ होते हैं। इस यही गोलीय दर्पण की क्या था, डेफिनेशन था। तथा अब हम इसे समझते हुए चलते हैं, या एक और परिभाषा में इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक और परिभाषा में हम डिफाइन करते हैं, या ऐसा दर्पण जो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए ये कांच का एक खोखला गोला है। सपोज दैट ये कांच का एक खोखला क्या है, गोला है। एक और ले लेते हैं, ये भी कांच का एक खोखला गोला है। अब इसके सतह को यहाँ से क्या करें, काट दें। देखिए यहाँ से इसके सतह को क्या किया जाए, काट दिया जाए, और एक सतह पर कलई कर दें, मतलब बाहर यहाँ क्या कर दें, पेंट कर दें। इस साइड क्या कर दें, पेंट कर दें। इस साइड क्या कर दें, पेंट कर दें। अब एक और दर्पण लेते हैं। मान चलिए ये भी क्या है, दर्पण है, खोखला गोला है। इसको यहाँ से काट दिए, अंदर की तरफ क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ये पेंट हो गया। चाहे कलई कर दिए, ये भी क्या हो गया, कलई हो गया। ये हमारा क्या है, खोखला गोला है। ये भी खोखला गोला ही है, इसको यहाँ से काट दिए और अंदर के तरफ हम कलई कर दिए। अब बाहरी सतह से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन। ये बाहर वाला जो सतह है, ये देखिए बाहर वाला जो सतह है, इससे अगर प्रकाश के इधर से क्या हो, परावर्तन हो, इसे टकराए, इसे चले जाए सपोर्ट है, तो ये दर्पण जो होगा ये गोलीय दर्पण हो जाएगा। इसी दर्पण को हम कहते हैं, अगर उठे हुए सतह पर हो रहा है तो इसे कौन सा कहते हैं, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। अगर धसे हुए से हो रहा है अंदर, तब देखिए बाहर पेंट हो गया है और इधर से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसमें कौन सा तल से हो रहा था प्रकाश परावर्तन, उभरे हुए तल से। इसमें प्रकाश का परावर्तन किससे हो रहा था, धसे हुए तल से। बहुत आसान है। तो अब चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, कि गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय
अब चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण, गोलीय इसको नोट करते चलिएगा। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? जो पहला होता है वो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखिए हम बताए थे, अगर इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा उसे अवतल, इधर से हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? उत्तल। तो यानी पहला आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसे हम इसके शब्दों से भी समझ सकते हैं। तो चलिए शब्दों से। केव मतलब होता है गुफा। गुफा आपका ऐसे होता है, ऐसे अंदर जाते हैं, यानी इसके धंसे हुए तल से जाएगा प्रकाश, और धंसे हुए तल से टकरा के वापस आ जाएगा, उसे कौन सा केव कहेंगे? कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण कहेंगे। मतलब इस कंसेप्ट से भी हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और चलिए अब अवतल दर्पण के बारे में पहला जो प्रकार हो जाएगा वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो वह दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ये क्या है? धंसा हुआ। जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब चलिए इसका देख भी लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाएंगे, ये आपका ऐसे परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब मान के चलते हैं यहाँ प्रकाश एक आ रही है और टकरा के वापस चले गए, यानी धंसे हुए तल से प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। ये कौन सा तल हो जाएगा? परावर्तक तल। और ये क्या हो जाएगा? कलई यानी क्या है? पेंट किया गया है। कलई यानी क्या किया गया है? पेंट किया गया है। और जो आ रही है वो कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। चल गए तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो इसके धंसे हुए जो धंसा है, जैसे जो तल है, इस धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसे कौन सा दर्पण कह देंगे? अवतल दर्पण कह देंगे। तो हो जाएगा चित्र ए, चाहे चित्र फर्स्ट, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब चलिए हम इसके दूसरे दर्पण की बात करते हैं। तो दूसरा दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ऐसे समझ सकते हैं। उत्तल उठा हुआ तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ये हमारे ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं? जुगाड़ को
जुगाड़ कहें या ट्रिक कहें, तो इस ट्रिक को भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी वह गोलीय दर्पण, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत आसान है। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके चित्र को बना लेते हैं। जैसे एक मान चलिए दर्पण हो गया, इसके उठे हुए तल से प्रकाश का परिवर्तन होगा, धंसे हुए तल पर क्या हो जाता है, कलई हो जाता है। तो यहाँ मान के चलिए यहाँ प्रकाश आएगा, यहाँ टकरा के क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो ये दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये चित्र का हो गया सेकेंड। ये हमारा जो दर्पण हुआ वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये आएगी किरण, उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और टकरा के जाएगी उसे कौन सा कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। तब हम इसके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोट में लिख लेते हैं। तो पहला हम दर्पण अभी पढ़े हैं, तो कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। इसके और नामों से जानते हैं। अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। इसलिए इसे कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा हम क्या पढ़े हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये प्रकाश किरणों को क्या कहता है, फैलाता है। इसके गुण को हम आगे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसे क्या कहते हैं, सीखते हैं। जिसमें पहला परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो हम इसे लिखते हुए चलते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहलाता है। दर्पण का पोल कहलाता है। अब चलिए हम इसे देखते हुए चलते हैं। मान चलिए ये दर्पण हो गया, ठीक है। मान चलिए अवतल दर्पण है, तो इधर कलई कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो ये परावर्तक यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तक ये क्या हो गया, सतह हो गया। तो इसका मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु ही क्या हो जाएगा, पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। दर्पण का हो जाएगा ध्रुव। ऐसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ऐसे ही हम किस दर्पण में देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो उत्तल में अंदर की तरफ क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे। इधर से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये भी दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव। ऐसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लिख लेंगे चित्र फर्स्ट, दर्पण का ध्रुव। बहुत आसान है। यानी जो परावर्तक पृष्ठ है, मध्य बिंदु का हो गया, ध्रुव हो गया। अब दूसरे परिभाषा के तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा है
वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं, तब इसको क्या कहते हैं समझते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक, कौन सा परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उस गोले का, मतलब उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया। चलिए इसके फिगर के अनुसार समझते हैं। तो हम क्या बोले हैं, जिस खोखले गोले का ये भाग होते हैं उसके केंद्र को ही इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। मान चलिए एक क्या हो गया, ये गोला हो गया। चलिए इसको बनाते हुए चलते हैं, एक गोला हो गया, एक और बना लेते हैं, ये दो गोले हो गए। मान चलिए यहाँ से इसको हम काट दिए हैं, इस पे कलई कर दिए तो अवतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, जिसी केंद्र से बना होगा ना। तो इसी का जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्र होता है सी होता है, जिसका केंद्र होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यही वक्रता केंद्र हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र हमारा हो जाएगा। तो एक क्या होगा, हम कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में हो गया। चित्र ये मान लेते हैं इसे। आई कौन सा, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मान के चलिए यहाँ से हम काट दिए, इधर से काट दिए और यहाँ कलई कर दिए, अंदर कलई कर दिए, यानी धसे हुए पे कलई कर दिए। अब प्रकाश का परिवर्तन अब बाहर से होगा, तो जब बाहर से परिवर्तन होगा तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यही जो केंद्र होगा उसी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसी को कह देंगे, इसी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कह देंगे। ये दर्पण कौन सा होगा, जब उठे हुए तल से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो इसे कहेंगे, चित्र बी में इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। बहुत आसान है। तो एक और बात, ये जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, पी कहते हैं। इसका भी जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यानी हम दो बातें सीख गए कि ध्रुव किसे कहते हैं और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब हम अगले परिभाषा की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, इसका परिभाषा क्या है, अगला है वक्रता त्रिज्या। यानी तीसरा जो डिफिनीशन है वो है वक्रता त्रिज्या। ऐसे इंग्लिश में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको देखते हैं क्या होता है। जो इसकी त्रिज्या होती है, जो खोखले गोले की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ना त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या होती है वही क्या हो जाएगा, दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको डिफाइन भी कैसे करते हैं, तो चलिए हम डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो डिफाइन करेंगे इसे, गोलीय दर्पण का, कौन सा, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का, नोट बनाते हुए चलते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, जिस परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है
भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे वक्रता त्रिज्या किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर, कैपिटल आर, कोई भी लिख सकते। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। इसमें ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? बहुत आसान। अब हम अगले परिभाषा के तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा जो परिभाषा है, तो चौथा परिभाषा हमारा हो जाएगा चौथा डिफिनीशन। तो चौथा डिफिनीशन आपका हो जाए अभिलंब। इसे इंग्लिश में क्या कहें? नॉर्मल। इसे कहेंगे नॉर्मल। अगर हम गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से उसके केंद्र यानी सी से वक्रता केंद्र को मिला दें, जैसे यहाँ से यहाँ मिला दें तो यहाँ एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ मिला दें तो इस बिंदु पर इससे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हुए चलते हैं, डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा या सीधी रेखा भी इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण का क्या कहलाती है? देखिए, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। चाहे लंबवत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण का कोई बिंदु ले लें और केंद्र से उसे क्या कहेंगे? मिला देंगे। तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का होगा। तो उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। वह हमेशा उस बिंदु पर लंब होती है। अब चलिए अगले परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला परिभाषा आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो बहुत आसान इसका परिभाषा है। परिभाषा इसका क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या हो जाएगा? P, तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो लिखते हैं इसे गोलीय दर्पण के ध्रुव को किसे डिनोट करते हैं? P, तथा वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? C को मिलाने वाले रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है।
कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसमें मुख्य अक्ष कौन सा कह देंगे, तो ये जो अक्ष हो जाएगा यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा जा रही है, पीत राशि से मिलाने वाली जो रेखा जा रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको भी मिलाने वाली जो रेखा ये जा रही है, इसे क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष। क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष। तो चलिए हम अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो 6वां आपका जो परिभाषा हो जाएगा, दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक। तो दर्पण का द्वारक, द्वारक इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिएचर ऑफ मिरर, एपिएचर ऑफ मिरर, मिरर, एपिएचर ऑफ मिरर। तो एपिएचर ऑफ मिरर क्या होता है, तो चलिए गोलीय लिखते हुए चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसमें भी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा पढ़ने के लिए, मुख्य फोकस। तो 7वां जो परिभाषा हो जाएगा, 6वां और क्या हो जाएगा, 7वां, वो क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस, PRINCIPLE, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। अब फोकस मतलब आप समझ ही रहे हैं, फोकस यानी जो एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अलग होता है और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अलग होता है। तो चलिए हम पहले अवतल दर्पण में पढ़ते हैं। तो मुख्य फोकस किसमें, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। तो पहले अवतल दर्पण में पढ़ते हैं, तब किसमें पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के या अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के, देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा अलग होता है। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान चलिए अवतल दर्पण है, इधर से कलई कर देंगे तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या कहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश किरणें बना लिए, कई बना सकते हैं। परावर्तन के फिर तो परावर्तित होकर इसे जाएगी, ये भी परावर्तित होकर इसे जाएगी। परावर्तन के फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कर देंगे, फोकस कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा, किस दर्पण में हो गया, ये अवतल
दर्पण में। ये अवतल दर्पण की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। ऐसे तीर बना देते हैं, गई और टकरा के यहाँ का मिल गई। ये कौन सा हो गया? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। तुमने अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पढ़ लिया। अब उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, किसके अक्ष के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसमें फैल वास्तव में नहीं मिलती है, प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए हम इसको क्या कहते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान चलिए आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P मान लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है? आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से फैलती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो मान लेते हैं आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होगी? मिलेगी। यहाँ से फैल जाएगी, मान लेंगे आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होगी? मिलेगी। तो जहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यह हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा था? वास्तव रूप में मिल जा रहा था। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। इन नोट में हमने जान लिया। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था? वास्तव में मिल नहीं रहा था, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो इसका फोकस क्या होता है? आभासी होता है। यानी अवतल में क्या हो जाएगा? वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक हो जाएगा, और उत्तल में वास्तव में नहीं मिल रहा है, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। अब हम फोकस दूरी को देखते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या हो जाएगा? P, तथा मुख्य फोकस F, ये मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? F की बीच की दूरी को कौन सी दूरी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। यहाँ से P और F के बीच ऐसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। बहुत अच्छा। इसी तरह किस में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में भी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। अब हम एक और परिभाषा जो बचा है उसको भी हम क्या कहते हैं? समझते हुए चलते हैं। तो 8वां, अब 9वां परिभाषा। तो 9वां हो जाएगा आपका फोकस तल। क्या हो जाएगा? फोकस तल, फोकस तल। इसे कहेंगे फोकस प्लेन, फोकल, फोकल, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है? तो चलिए इसको पहले परिभाषित करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं समझते हैं। तो हो जाएगा वह तल, वह तल जो मुख्य फोकस, फोकस से गुजरता है, गुजरता है, तथा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होता है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत, अभिलंबवत होता है दर्पण का फोकस तल कहलाता, फोकस तल कहलाता है। बहुत आसान। तो इसे चलिए हम चित्र बना के इसे क्या कहते हैं समझते हैं। तो चित्र हो जाएगा, मान चलिए अवतल दर्पण में देख लेते हैं, पहले फटफट देखते हैं इसे। ये P हो जाएगा, ये मान चलिए F हो गया। तो यहाँ जो अभिलंबवत तल होगा, यहाँ जो अभिलंबवत तल होगा ये P मान लें, जैसे P' मान लें।
तो जो अभिलंबवत यहाँ जो तल होगा फोकस पर एफ हो गया, तो एफ पर जो अभिलंबवत तल होगा यही क्या हो जाएगा, फोकस तल। तो मान लेते हैं ये तल ये चारों तरफ होगा, तो ये जो पूरा ये जो तल हो जाएगा आपका, ये जो तल हो जाएगा चारों तरफ अभिलंबवत, ये अभिलंबवत इसे कह सकते हैं। तो ये तल जो हो जाएगा ये तल हो जाएगा इस फोकस पे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस तल हो जाएगा। फिर उत्तल दर्पण में भी समझ लेते हैं, फटाफट समझते हैं। ये पी हो गया, सॉरी हाँ पी हो गया, एक बिंदु से क्या हो रहा था, फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था, ये फोकस था। तो इसका भी जो अभिलंबवत तल होगा उसे क्या कहेंगे, फोकस तल कह देंगे। सॉरी देखिए इधर से ना फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो यहाँ जहाँ से फैलता हुआ प्रतीत होगा, यहीं से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो अभिलंबवत जो तल हो जाएगा इसे क्या कहेंगे, फोकस तल, इसे कह देते हैं पी, इसे पी डैश। तो इसी के साथ पूरा डिफिनीशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।